सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के कई देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हो रहे थे। तभी ईरान की जनता 2500 सालों से चली आ रही मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ही शाह के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी। कहने को तो ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, पर यहाँ असली खेल ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के द्वारा खेला जा रहा था। सारा खेल पावर और ऑयल का था। ऑयल से होने वाले प्रॉफिट ने दोनों देशों को इतना अंधा कर दिया था कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। उस समय यह बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल हो गया था कि अमेरिका भी इस पावर के खेल में अपने आप को एंटर करने से रोक नहीं पाया। ईरानियन रेवोल्यूशन दुनिया की एकमात्र ऐसी क्रांति थी जहां ईरान की जनता मोनार्की को हटाते हटाते अपने देश को रिलीजियस रिपब्लिक बनाने पर उतारू हो गई थी। एक और जहां पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो रही थी, तो वहीं ईरान में इस्लाम की स्टैब्लिशमेंट के लिए खूनी संघर्ष चल रहा था। ईरान में हुए इस इस्लामिक रेवोल्यूशन ने वेस्ट एशिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ईरान पर कजार डायनेस्टी का शासन था। शाह के हुक्म के बिना किसी को भी देश में कुछ भी करना अलाउड नहीं था। राजा की इस तरह की मनमानी और तानाशाही से तंग आकर देश की जनता अब विद्रोही बन चुकी थी। ईरान में धीरे धीरे लोग शाह के खिलाफ यूनाइट होने लगे थे। उनकी राजा से बस एक ही डिमांड थी कि ईरान में एक पार्लियामेंट बनाई जाए और सत्ता में लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो। उस समय तक ईरान में रहने वाले लोगों में शिया लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसलिए वहां के लोग शिया को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन भी बनाना चाहते थे। ऐसे में लाखों लोगों को एक साथ यूनाइटेड होता देख राजा मुजफ्फर अद-दीन शाह घबरा गए और रिफॉर्म्स की सभी टर्म्स को एक्सेप्ट कर लिया। शाह की हामी के बाद 1906 में ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत हुई। अब ईरान में शाह की पावर घट चुकी थी। रिफॉर्म के बाद शिया ईरान का ऑफिशियल रिलीजन बना और वहां एक पार्लियामेंट की स्थापना हुई। लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में प्राइम मिनिस्टर को भी चुना गया। हालांकि अभी भी ईरान में शाह का दबदबा था, लेकिन अब वो कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकते थे। इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट की राय से शाह को गुजरना पड़ता था। ईरान अब बदल रहा था और फाइनली यहाँ मॉडर्न एरा की वो झलक देखने को मिल रही थी जिसके लिए जनता ने संघर्ष किया था। हालांकि डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की आंच अभी भी ईरान पर नहीं पड़ी थी, लेकिन लोग खुश थे। अब उनके पास अपने अधिकार थे। ईरान में एक बार फिर से शांति स्थापित होने लगी थी, पर यह शांति और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ईरान में ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। इस रिफॉर्म के कुछ ही महीनों बाद 3 जनवरी 1907 को मुजफ्फर अद-दीन शाह कजर की मौत हो गई, जिसके बाद 1907 में मोहम्मद अली शाह कजार ईरान के नए शाह बने। ईरान की गद्दी संभालने के साथ ही अली शाह ने एक बार फिर ईरान के भविष्य को अंधकार से भर दिया। राजा बनते ही उन्होंने मुजफ्फर अद-दीन के द्वारा एक्सेप्ट किए गए सभी रिफॉर्म्स को अबॉलिश कर कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से इनकार कर दिया। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स एंड प्राइम मिनिस्टर को बंधक बनाकर ईरानियन पार्लियामेंट को तहस नहस कर दिया। ईरान में इस तरह से मनमानी कर रहे अली शाह पर ब्रिटेन और रशिया की मेहरबानी थी। दोनों ही देश अली शाह की हर तरह से मदद कर रहे थे। ईरान के लोग पहले से ही फॉरेन इंटरफेरेंस से काफी परेशान थे और अब इस तरह से ब्रिटेन और रशिया के बर्ताव ने उन्हें और भड़का दिया था। जिन लोगों ने ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करवाया था, वो एक बार फिर से संगठित होकर नए शाह को गद्दी से हटाने के लिए तेहरान में इकट्ठा होने लगे। एक बार फिर से ईरान में विद्रोह भड़क उठा और एक बार फिर शाह को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बार विद्रोहियों ने शाह के ही बेटे अहमद शाह कजार को ईरान का नया शाह घोषित कर दिया। नया राजा बनते ही 1909 में फिर से ईरान में कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, जिससे ईरान के हालात कुछ हद तक संभले। पर अभी भी ब्रिटेन और रशिया ईरान पर नजर गड़ाए बैठे थे। सदियों से सेंट्रल एशिया एंड पर्शिया को लेकर ब्रिटिश और रशिया के बीच चल रही दुश्मनी के कारण दोनों ही देश ईरान पर अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहते थे। उन्हें हर हाल में फॉरेन कंसेशंस और अपने सपोर्ट के लिए ईरान में एक पपेट गवर्नमेंट चाहिए थी, लेकिन ईरान में सत्ता के बदलने से उनकी पकड़ कमजोर हो गई थी। इसलिए अब वो ऐसे मौके की तलाश में थे जिससे एक बार फिर ईरान में तख्ता पलट किया जा सके। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। इस वॉर में उस समय के पावरफुल देश 2 ग्रुप्स में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। 5 सालों तक लगातार लड़ने के बाद आखिरकार 1919 में ये वॉर खत्म हुई। इस वॉर को जीतने वाली कंट्रीज में ब्रिटेन और रशिया भी शामिल थे, लेकिन जंग जीतने के बाद भी ब्रिटेन का बुरा हाल था। हथियारों पर बेतहाशा पैसा खर्च करने के कारण ब्रिटेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिस कारण अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी।
ब्रिटेन की नजर ईरान में मौजूद ऑयल और गैस के अकूट भंडार पर थी। इससे पहले ब्रिटेन ईरानियन ऑयल बेचकर खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन सत्ता बदलने के कारण ब्रिटेन का ऑयल पर पहले की तरह मोनोपोली नहीं रह गया था। इसलिए ईरान से अहमद शाह कजार की गवर्नमेंट को हटाने के लिए ब्रिटेन साजिश रचने लगा और 1921 में ईरान के ही एक आर्मी जनरल रजा खान के सपोर्ट से ईरान में तख्ता पलट करवा दिया। इस घटना के बाद ईरान से कजार डायनेस्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और ईरान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। इस तख्ता पलट के बावजूद मजलिस रजा खान को अपना शाह मानने से इनकार करती रही, लेकिन 1925 में नेशनल असेंबली ने रजा खान को ईरान का शाह नियुक्त कर लिया। ईरान का नया शाह बनते ही रजा खान ने ईरान में पहलवी डायनेस्टी की नींव रखी और रजा खान अब रजा शाह पहलवी के नाम से जाना जाने लगा। देखा जाए तो पर्शिया हमेशा ब्रिटिश और रशिया की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के बीच पिसता रहा, लेकिन 1901 में क्रूड ऑयल का भंडार मिलने के बाद ब्रिटेन ईरान और उसके तेल पर नियंत्रण पाने के लिए पहले से कहीं अधिक उत्सुक हो गया था, जिसके बाद ब्रिटेन 14 अप्रैल 1909 को एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी को स्टैब्लिश कर 1914 में इसका मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया और इस तरह ईरानियन ऑयल पर ब्रिटेन की मोनोपोली हो गई। ब्रिटेन को छोड़कर किसी अन्य को ईरानियन ऑयल की खुदाई करने, निकालने या बेचने की अनुमति नहीं थी। ब्रिटेन तो ऑयल बेचकर खूब मुनाफा कमा रहा था, लेकिन इसका लाभ ईरान को ना के बराबर मिल रहा था। ईरान को इस प्रॉफिट का सिर्फ 16% हिस्सा ही मिलता था। इसको लेकर ईरानी लोग काफी नाराज थे और वो चाहते थे कि रजा खान प्रॉफिट शेयर बढ़ाने के लिए ब्रिटेन से बात करे, लेकिन ब्रिटेन का पपेट होने के कारण रजा खान को ऑयल रिसोर्सेज से ज्यादा मतलब नहीं था। वो बस किसी भी तरह से गद्दी पर बने रहना चाहता था। ईरान में सालों से चली आ रही प्रैक्टिस को रजा खान ने बदलना शुरू कर दिया था। इस क्रम में सबसे पहले उसने एजुकेशन और जुडिशरी के क्षेत्र में बदलाव किया। जुडिशरी के क्षेत्र में बदलाव होने के कारण उलेमाओं का सोसाइटी में इन्फ्लुएंस तेजी से घटने लगा। इससे पहले जुडिशरी, जो शिया रिलीजियस कोर्ट्स के हाथों में थी, अब उसका स्थान सेक्युलर कोर्ट्स ने ले लिया। लड़कों और लड़कियों के लिए जगह जगह स्कूल और कॉलेजेस खोले गए और 1934 में तेहरान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। रजा शाह हर फील्ड में महिलाओं के इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करता था, पर उस समय ईरान में महिलाओं पर कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस थे। महिलाओं को घर से बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना जरूरी था। इसलिए सोसाइटी में इक्वलिटी लाने के नाम पर 1936 में उसने पूरे देश में कश्फ-ए-हिजाब को इंट्रोड्यूस किया। महिलाओं के पर्दा पहनने की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। शादी की न्यूनतम एज बढ़ा दी गई और तलाक कानून, जो हमेशा पति के पक्ष में थे, उसमें सुधार कर उन्हें अधिक न्याय संगत बनाया गया। परिणाम स्वरूप ईरान में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार होने लगा। इसके साथ ही शिया को ईरान के ऑफिशियल रिलीजन से हटाकर यहाँ एक सेक्युलर गवर्नमेंट स्टैब्लिश की गई, जहाँ एक तरफ शाह का इरादा इस एजुकेशनल एंड जुडिशियल रिफॉर्म के जरिए ईरान को धर्मनिरपेक्ष बनाना और सरकार और समाज पर शिया पादरी के इन्फ्लुएंस को खत्म करना था, तो वही दूसरी तरफ उसने ट्रेड यूनियनों और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगा दिया। इसके अलावा अपने खिलाफ लिखने वाले अखबारों को या तो उसने बंद करवा दिया या उन्हें अपने पक्ष में लिखने के लिए मजबूर कर दिया। इन्हीं सबके बीच अपने घटते प्रभावों, सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन और महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों से उलेमा भड़क उठे और वो रजा शाह का जमकर विरोध करने लगे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर रजा शाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने खिलाफ उठ रही सभी आवाजों को ब्रिटेन की मदद से दबवा दिया। हालांकि ब्रिटेन के इशारों पर चलने वाले रजा शाह भी अब ईरान पर ब्रिटेन और सोवियत के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने 1930 के दशक में जर्मनी के साथ भी ट्रेड करना शुरू कर दिया था और 1938 आते आते जर्मनी ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। इसके एक साल बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और फिर से दुनिया के पावरफुल देश एक दूसरे के आमने सामने थे। इस वॉर में सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका जर्मनी के खिलाफ वॉर में शामिल थे। ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर सोवियत और ब्रिटेन दोनों की नजर थी, जो इंश्योर करना चाहते थे कि जर्मनी उन्हें खरीदकर अपने प्रॉफिट के लिए उपयोग ना कर सके। ब्रिटेन को डर था कि ईरान की आबादन रिफाइनरी जर्मनों के हाथों में न चली जाए, क्योंकि अलाइड पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में ईरानियन ऑयल का इस्तेमाल अपने लिए करना चाहते थे। इसके अलावा ईरान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी अलाइड पावर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण थी। इस वॉर में मित्र राष्ट्र ईरान के रास्ते सोवियत यूनियन को अमेरिकी वेपन पहुंचाना चाहते थे। इन वेपन की सेफ्टी को लेकर सोवियत यूनियन और ब्रिटेन कोई भी कोताही बरतने को तैयार नहीं थे। इसलिए सिचुएशन को गंभीरता से लेते हुए ब्रिटेन ने रजा शाह से ईरान में रह रहे सभी जर्मन्स को देश से बाहर निकालने के लिए कहा।
लेकिन शाह ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ब्रिटेन की बात ना मानना शाह को भारी पड़ा और उन्हें भी 1941 में अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि रजा शाह के बाद उसके ही बेटे मोहम्मद रजा शाह को ईरान का नया शाह बना दिया गया। सिंहासन संभालते ही मोहम्मद रजा शाह ने अपने पिता द्वारा थोपे गए कश्फ-ए-हिजाब को हटा दिया और महिलाओं को उनके मन मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी दे दी। अब ईरान में पहले की तुलना में अधिक आर्थिक गतिविधि होने लगी थी। प्रेस और पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन पर लगा बैन हटा लिया गया, जिसके चलते ईरान में कई राजनीतिक दलों का गठन होने लगा, जिनमें ब्रिटिश सपोर्टेड नेशनल विल पार्टी और सोवियत सपोर्टेड कम्युनिस्ट पार्टी यानी टुडे पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अब भी ईरान में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लागू था। बस फर्क इतना था कि प्राइम मिनिस्टर और अन्य रिप्रेजेंटेटिव शाह के सपोर्टर ही बनते थे। इस बात का ईरान की जनता में भारी विरोध था। जनता फेयर इलेक्शंस के जरिए प्रधानमंत्री का चुनाव करना चाहती थी। लोगों के इस बढ़ते आक्रोश को देखते हुए शाह को मजबूरन 1951 में ईरान में इलेक्शंस करवाने पड़े। इस चुनाव के बाद 28 अप्रैल 1951 को मोहम्मद मोसद्देक ईरान के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। प्राइम मिनिस्टर बनते ही मोसद्देक ने ईरान के सभी ऑयल रिसोर्सेज को नेशनलाइज कर दिया, जिससे अब ईरान के ऑयल रिसोर्सेज पर से ब्रिटेन का कब्जा खत्म हो चुका था। ब्रिटेन ने इस बात से चिढ़कर ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए और इस मामले को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला गया। हालांकि कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करने से मना कर देती है। कोर्ट के इस फैसले से ईरान में खुशी की लहर दौड़ गई और मोसद्देक नेशनल हीरो बन गए। लेकिन ये बात ब्रिटेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने मोसद्देक को प्रधानमंत्री की पद से हटाने की योजना बनानी शुरू कर दी। ब्रिटेन की साजिश के बारे में मोसद्देक को भी खबर लग चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर 1952 में ब्रिटेन को दुश्मन देश घोषित कर उसके साथ सभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए। ब्रिटेन के लिए इस मुद्दे को अकेले संभाल पाना मुश्किल था, इसलिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन से ईरान में एक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने के लिए मदद मांगी, लेकिन अमेरिका ने ब्रिटेन के इस प्लान में उसका साथ नहीं दिया। हालांकि चर्चिल को ज्यादा लंबे वक्त तक इंतजार नहीं करना पड़ा और जल्द ही 1952 में अमेरिका में इलेक्शंस हुए और ड्वाइट डी आइजनहावर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन गए। सरकार बदलते ही ईरान को लेकर अमेरिका का स्टांस भी बदल जाता है। अमेरिका अपनी एजेंसी CIA को ब्रिटिश एजेंसी MI6 के साथ मिलकर मोसद्देक को हटाने की जिम्मेदारी सौंप देता है। CIA ने 15 अगस्त 1953 को अपने मकसद को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाया, लेकिन पहली बार में CIA बुरी तरह से फेल रही और तख्ता पलट नहीं किया जा सका। CIA के इस फेल्ड अटेम्प्ट से शाह को देश छोड़कर इटली भागना पड़ा, लेकिन CIA के अगले एक्शन के चलते 19 अगस्त 1953 को मोसद्देक को अरेस्ट कर सत्ता से बेदखल कर दिया गया। इस तरह ब्रिटिश अमेरिकी कू की बदौलत मोहम्मद रजा शाह फिर से ईरान के शाह बने और एक बार फिर उन्होंने अपनी पसंद का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। हालांकि अब रजा शाह अच्छे से समझ चुके थे कि बिना डेवलपमेंट किए ईरान पर शासन नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें इस बार ईरान का सिंहासन अमेरिका के रहमो करम पर मिला था, इसलिए उन्हें हर काम अमेरिका के कहने पर ही करना था। अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ने के साथ ही ईरान में अब सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस काफी कम हो चुका था। अब उसकी जगह अमेरिका ने ले ली थी। 1957 में अमेरिकी और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से शाह ने अपने विरोध में उठ रही आवाजों को दबाने के लिए एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन को बनाया। इस सीक्रेट पुलिस की मदद से शाह ने अपने खिलाफ बोलने वालों को बेरहमी से दमन किया, जिससे ईरानियन सोसाइटी के भीतर ये सीक्रेट पुलिस डर का प्रतीक बन गई। लोगों को लगने लगा था कि शाह अब ईरान को अमेरिका की कॉलोनी बनाने में जुटा हुआ है। 1960 आते आते शाह के विद्रोहियों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी। इस विद्रोह को कम करने और किसानों और मिडिल क्लास को लुभाने के लिए शाह ने ईरान को एग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन करने के लिए 1963 में व्हाइट रेवोल्यूशन को लागू कर दिया। इस रेवोल्यूशन के जरिए शाह ईरान को ग्लोबल पावर बनाना चाहता था। इससे ईरान में खूब डेवलपमेंट हुआ और शाह का ये आइडिया मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उन्होंने पूरे ईरान में लैंड रिफॉर्म करवाए और सभी जंगलों को नेशनलाइज किया। जगह जगह फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बढ़ने लगा। इसके अलावा ऑयल इंडस्ट्री भी तेजी के साथ ग्रो कर रही थी। ऑयल से होने वाली कमाई में ईरान की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण ईरान की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होने लगी थी। इसी दौरान मोहम्मद रजा शाह ने ईरान की महिलाओं के हित में भी कई काम करने शुरू किए। उन्होंने महिलाओं को न केवल वोट डालने का अधिकार दिया, बल्कि महिलाओं को एजुकेट करने के लिए कई स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुलवाए। अब लड़के और लड़कियां एक साथ बैठकर पढ़ाई कर सकते थे। इस तरह शाह ईरान को तेजी के साथ वेस्टर्नाइज कर रहे थे।
लेकिन इतना खुलापन और इस तरह महिलाओं को दी छूट ईरान के कंजर्वेटिव लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वो लगातार शाह पर ईरान के कल्चर को बर्बाद करने का आरोप लगाने लगे। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स अब भी ईरान में इस्लाम के हिसाब से शासन चाहते थे, लेकिन लोगों का विरोध केवल महिलाओं के हक देने और ईरान को वेस्टर्नाइज होने की वजह से नहीं था, बल्कि लोग शाह और उसके शासन में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ भी थे। देखा जाए तो व्हाइट रेवोल्यूशन से ईरान का डेवलपमेंट तो हुआ था, लेकिन उसका फायदा केवल अमीर लोगों को ही हो रहा था। गरीब और मिडिल क्लास तब भी बेबस और लाचार थे। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी और युवा बेरोजगारी की चपेट में थे, जिस वजह से ईरानियन यूथ भी सड़कों पर उतरकर खुलेआम सरकार और शाह के खिलाफ आवाज उठा रहा था। उसी दौरान ईरान में एक रिलीजियस लीडर अयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी काफी पॉपुलर हो रहे थे। वो महिलाओं को दिए जा रहे अधिकारों के सख्त खिलाफ थे और ईरान में इस्लाम के हिसाब से शासन चाहते थे। उन्होंने शाह के व्हाइट रेवोल्यूशन का भी जमकर विरोध किया। उनका मानना था कि इसके जरिए ईरान में वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा खोमेनी ने शाह पर ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया और 1963 में शाह की योजनाओं के खिलाफ एक घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर 8 अन्य धार्मिक विद्वानों के हस्ताक्षर भी शामिल थे। ईरान में क्योंकि शिया मुस्लिम्स की संख्या ज्यादा थी, इसलिए थोड़े ही समय में उनके सपोर्टर्स की तादाद भी एकदम से बढ़ने लगी। इस तरह खोमेनी मोहम्मद रेजा शाह और प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर की चिंता का कारण बनते जा रहे थे, इसलिए उन्हें अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। कुछ वक्त बाद जब वो जेल से बाहर निकले तो उन्हें ईरान से निकाल दिया गया। मजबूरन उन्हें पड़ोसी देश इराक जाना पड़ा, लेकिन वहां भी वो चुप नहीं बैठे और इंटरव्यूज और स्पीचेस के जरिए लोगों से लगातार संपर्क साधे रहे। उनका कहना था कि वो विलायत फकीह के तहत ईरान पर शासन करेंगे, जिससे देश में खुदा का राज होगा, जिसमें इस्लाम के जानकार लोग अल्लाह के मैसेंजर बनकर गार्डियनशिप का रोल निभाएंगे। इस तरह देश से अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर तो खत्म होगा ही, साथ ही सभी लोगों को एक नजर से देखा जाएगा। खोमेनी की ये थ्योरी काम कर गई। लोग उनके कट्टर समर्थक बनते गए और ईरान में वो पहले से भी अधिक पॉपुलर होने लगे। लेकिन उनकी ये पॉपुलैरिटी इराक के शासक सद्दाम हुसैन को भी रास नहीं आई, जिस वजह से कुछ सालों बाद खोमेनी को इराक से भी निकाल दिया गया। इधर ईरान में शाह की मनमानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल 1971 में पर्शियन एम्पायर के 2500 साल पूरे होने वाले थे। शाह ने इस इवेंट को यादगार बनाने के लिए एक बहुत बड़ा जलसा रखा। उनके सलाहकारों ने जलसे को तेहरान में ही ऑर्गेनाइज कर कम खर्चा करने का सुझाव दिया, लेकिन शाह ने जलसा तेहरान से काफी दूर रेगिस्तान में उस जगह पर रखा जहां पर्शियन एम्पायर के फर्स्ट एम्परर साइरस का मकबरा था। सेलिब्रेशन वाली जगह को खूबसूरत बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। उस जगह तक पहुंचने के लिए 600 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई। टेंट को रेशम से सजाया गया। बर्तन और शेफ यूरोप से मंगाए गए। ये जलसा 3 दिनों तक चला, जिसमें दुनिया भर के मेहमान आए। ये पार्टी इतनी शानदार थी कि कई विदेशी मैगजीन्स ने इसे द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव पार्टी का नाम दिया। एक अनुमान के मुताबिक इस पार्टी पर शाह ने $100 मिलियन का खर्चा किया था, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से 5000 करोड़ रुपए होती है। इस बेशुमार खर्चे की वजह से शाह को प्रेस और लोगों का भारी विरोध सहना पड़ा, लेकिन सत्ता के नशे में चूर मोहम्मद रेजा शाह को इन विरोधों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि 1975 आते आते उसने अपने सभी ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाल दिया। अपनी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। करीब 2 सालों तक ईरान में ऐसा ही चलता रहा। जो भी शाह के खिलाफ बोलता उसे जेल में बंद कर दिया जाता। इस तानाशाही से लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था और इसका परिणाम ये हुआ कि 1977 में शाह के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। जगह जगह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगा। प्रोटेस्ट में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने सरकार और शाह के खिलाफ खुलकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। इसी बीच ईरान में एक बड़ी घटना घटी। 23 अक्टूबर 1977 को रूहुल्लाह खोमेनी के बड़े बेटे मुस्तफा खोमेनी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। प्रोटेस्टर ने आरोप लगाया कि मुस्तफा को शाह ने मरवाया है। इस घटना ने लोगों को भड़का दिया। कई जगह उनकी याद में शोक समारोह आयोजित किए गए। इसके बाद से लोग यूनाइट होकर और भी ज्यादा मजबूती से शाह के खिलाफ बोलने लगे। 7 जनवरी 1978 को ईरानियन न्यूज़पेपर एटेल्ला 8 में ईरान एंड रेड एंड ब्लैक कॉलोनाइजेशन नाम से एक आर्टिकल छपा, जिसमें खोमेनी को निशाना बनाते हुए उन्हें ब्रिटिश एजेंट और मैड इंडियन पोएट तक कहा गया।
उस समय तक खुमैनी ईरान में नेशनल हीरो बन चुके थे। न्यूज़पेपर में छपे इस तरह के रिमार्क्स से उनके सपोर्टर्स भड़क उठे। यह आर्टिकल शाह और ईरान गवर्नमेंट के ही कहने पर पब्लिश हुआ था, इसलिए इस आर्टिकल ने आग में घी डालने का काम किया। अचानक से खुमैनी के लाखों सपोर्टर्स तेहरान में जगह जगह प्रोटेस्ट करने लगे। लोगों की भीड़ ने शाह के घर को भी घेरना चाहा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने बलपूर्वक भीड़ को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिससे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे लोग एकदम से अग्रेसिव हो गए। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल से बाहर होता देख पुलिस भीड़ पर गोलियां चलाने लगी। इस गोलीबारी में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद तेहरान में प्रोटेस्ट रुके नहीं, बल्कि अब और भी जोरदार तरीके से आंदोलन डेली बेसिस पर होने लगे। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जितने लोग मारे जाते उससे कई गुना ज्यादा लोग प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आते। इसके कुछ ही दिन बाद ईरान में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरा ईरान हिल गया। 19 अगस्त 1978 को सिनेमा रेक्स को 4 उग्रवादियों ने आग के हवाले कर दिया, जिस कारण सिनेमा हॉल में मौजूद 400 से भी ज्यादा लोग आग में जलकर राख हो गए। इस इंसिडेंट ने शाह को पूरी तरह से विलेन बना दिया। खुमैनी ने इस घटना के लिए शाह और उसकी सीक्रेट पुलिस सवाक को दोषी ठहराया। इस दौरान ईरान में शाह के खिलाफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका था कि लोग भी मान बैठे थे कि इस हादसे का गुनहगार शाह और उसकी पुलिस ही है। यही वजह थी कि यह हमला 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन को शुरू करने का जिम्मेदार बना। इसके बाद ईरान के सत्ताधीशों के विरोध में लगभग 10,000 लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। सभी का बस एक ही मकसद था कि शाह की सत्ता को किसी भी तरह ध्वस्त किया जाए। सभी लोग एक ही नारा लगा रहे थे कि इस घटना के दोषी शाह को भी जला दो। किसी तरह लोगों को कंट्रोल किया गया। लेकिन अगले महीने 4 सितंबर को ईद का त्योहार था, जिस वजह से लाखों की भीड़ एक जगह आसानी से इकट्ठा हो सकती थी। इसलिए इस दिन लोगों ने एक ऐसा प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया जिससे शाह की सत्ता हिल जाए। प्लान के मुताबिक इस दिन मैदान में करीब 5 लाख लोग एक साथ आंदोलन में शामिल हुए और शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही पहली बार लोगों के द्वारा खुमैनी से ईरान लौटने का आग्रह भी किया गया। ईद के दिन इस तरह का प्रदर्शन देखकर शाह के होश उड़ गए और वो घबरा गया। इस घटना के तुरंत बाद 8 सितंबर को शाह ने ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया और नागरिकों के सभी फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। प्रोटेस्ट करने पर रोक लगा दी गई। ईरान में जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन इस मार्शल लॉ को ना मानते हुए लगभग 5,000 लोग जले स्क्वायर में घुस गए और प्रोटेस्ट करने लगे। पुलिस भीड़ को पीछे हटने की चेतावनी देती रही, लेकिन भीड़ टस से मस न हुई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिसमें 64 लोग मारे गए। लेकिन इसके बाद भी पुलिस और लोगों के बीच की तकरार रुकी नहीं और शाम होने तक मरने वालों की संख्या 89 तक पहुंच गई। ईरानियन रेवोल्यूशन में इस इवेंट को ब्लैक फ्राइडे के नाम से जाना गया। जले स्क्वायर में बेशक कई लोग पुलिस के निशाने पर आने से अपनी जिंदगी खो बैठे थे, लेकिन इसके बाद भी शाह के खिलाफ लोगों का आंदोलन रुक नहीं पाया। दिसंबर में मुहर्रम के महीने में लोगों ने एक के बाद एक कई प्रोटेस्ट करने का प्लान बनाया। जनता इस बार तय कर चुकी थी कि शाह को हर हाल में ईरान की गद्दी से उतार फेंकना है। लाखों की तादाद में लोग फिर से सड़कों पर थे। इस बार का यह प्रोटेस्ट महीनों तक चला, जिसे पुलिस ने कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन कई सालों से चले आ रहे प्रोटेस्ट को दबाते दबाते पुलिस भी थक चुकी थी और उसका मनोबल गिर चुका था। हालांकि इस दौरान भी अमेरिका शाह को फुल सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका ने जरूरत पड़ने पर शाह को मिलिट्री सपोर्ट देने की भी घोषणा कर दी थी, लेकिन अमेरिका के मिलिट्री सपोर्ट से डरने के बजाय लोग और भी ज्यादा भड़क उठे। लोगों ने जगह जगह अमेरिकी झंडे जलाने और शाह इज द यूएस पपेट, डाउन विद द शाह जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ को बेकाबू होता देख शाह डर गया और 16 जनवरी 1979 को मेडिकल ट्रीटमेंट का बहाना करके अमेरिका भाग गया। शाह के देश छोड़ते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ईरान के लोग इतने खुश थे कि जल्द ही शाह से जुड़ी सभी चीजों को तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। अगले ही महीने फरवरी 1979 में खुमैनी 15 साल के बाद आखिरकार ईरान लौटे। उनके स्वागत के लिए लाखों लोग सड़कों पर खड़े थे। खुमैनी का ईरान में किसी राजा की तरह स्वागत किया गया। सड़कों पर जमा लाखों लोगों में उनके लिए इस कदर दीवानगी थी कि भीड़ खुद को संभाल नहीं पा रही थी। ईरान लौटते ही खुमैनी ने शाह के सिंहासन को हटाकर उसके द्वारा अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर को भी हटा दिया। ईरान के इस रेवोल्यूशन में लेफ्ट विंग और मॉडरेट ग्रुप्स के लोग भी थे, जो शाह की तानाशाह सरकार को हटाकर ईरान में डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। आगे चलकर ये लोग पाव का कांटा ना बन जाए, इसलिए कुछ वक्त बाद ही उन्हें भी अयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी ने धीरे धीरे करके अपने रास्ते से हटा दिया।
इसके बाद 1979 में ईरान में नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वोटिंग की गई। 98% से भी ज्यादा वोट नए कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में पड़े, जिसके तहत ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ईरान में इलेक्शन, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश करने की घोषणा हुई। इस सबसे ऊपर एक सुप्रीम लीडर की पोस्ट को क्रिएट किया गया, जो ईरान में सबसे पावरफुल होने वाला था। सुप्रीम लीडर की पोजीशन को इतनी ताकत सौंपी गई थी कि वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट द्वारा लिए गए किसी भी फैसले को पलट सकता था और अपनी मर्जी के इंसान को सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस और आर्मी का चीफ बना सकता था। इन्हीं सब ताकतों के साथ रुहुल्लाह खोमेनी खुद ईरान के पहले सुप्रीम लीडर बने। नए संविधान के तहत ईरान में शरिया लॉ के द्वारा सत्ता चलाने की घोषणा की गई और इसको हमेशा बनाए रखने के लिए इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का फॉर्मेशन हुआ। इनका मेन काम सुप्रीम लीडर को सुरक्षा देना और इस कॉन्स्टिट्यूशन को ईरान में हमेशा के लिए बनाए रखना था। देखा जाए तो तब से लेकर आज तक ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना हुआ है और वहां अब भी शरिया लॉ के हिसाब से शासन चलाया जा रहा है।